हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होकर अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एक दो दिन से मैं आपको क्लास नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं, एक ही दिन से नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं क्योंकि संडे को तो वैसे भी क्लास नहीं होती है। और सोमवार को मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास आपको दी है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि उस क्लास को आप कर लीजिए, उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया उनको कर डालिए। आप अपना देख लेना उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर कितना ज़्यादा आपको उससे मिलने वाला है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी क्लास को नहीं देखा है क्लास को देख लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रोज़ शाम 7 बजे अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन की क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है। और मैं इसीलिए बार बार आपसे कहता हूँ कि आप क्लास को रेगुलर करें, ठीक है, जिससे आने वाला जो बोर्ड पेपर है आपका वो एकदम सरल हो जाए। मैथमेटिक्स में तो 95 प्लस पक्का आएंगे। बस आप अनसॉल्व पेपर जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ पहले इसके क्लासों को आप सॉल्व कर लें। तो देखिए, मैं आप लोगों को 2022 का तीसरा सेट जो है सॉल्व करा रहा हूँ और बहुत ही जल्द मैं सातों सेटों को सॉल्व करा दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, ये महीना पूरा बीतने नहीं पाएगा, सातों सेट आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 2022 का तीसरा सेट मैं आपको सॉल्व करा रहा था जिसमें मैंने आप लोगों को 5 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछेंगे तीसरा सेट, तीसरे सेट में आपका जो कोड है वो आपका FH है। आपके पास कोई भी प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर है 2022 का सेट देख लीजिए, आपका FH कोड, ठीक है, कोड है। इस कोड को आप ओपन कर लीजिए, पेपर आपको मिल जाएगा। तो 5 नंबर तक के प्रश्नों को मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं। आज छठवें का पार्ट यानी छठवां क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। इसमें सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले हैं और प्रयास करेंगे कि 8 नंबर वाले भी एक आधे प्रश्नों को सॉल्व कराएं। तो क्लास देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को अंत तक कीजिए। और अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं रोज़ शाम को इसी तरह के क्लासें प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए, समय को लॉस नहीं करते हैं और छठवें के का पार्ट को देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है जिसमें कंटिन्यूटी आपको चेक करनी रहती है कि फलन सतत है या असतत है। इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए आपको फलन दिया गया है fx इक्वल टू, एक फलन है परिभाषित, यहाँ पर दिया गया है x+2। कंडीशन दी गई है कि यदि x लेस देन इक्वल टू 1 दिया गया है और फलन का मान x-2 होगा यदि x ग्रेटर देन 1 है। ये फलन इस तरीके से परिभाषित है। आपको बताना है कि फलन सतत है या असतत है। सततता चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया, यहाँ पर देखिए आप लिमिट देखिए कितनी है, 1 है। तो x बराबर 1 पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फलन की वैल्यू निकालेंगे। तो fx देखिए जब x इक्वल है 1 के, ठीक है, तो फलन की वैल्यू कितनी है, x+2 है। x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1+2 कितना आ जाएगा, 3। मतलब दी गई लिमिट पर जो फलन की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। फिर हम क्या निकालते हैं, LHL निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट, है ना, x/2। लिमिट कितनी है, 1 माइनस लगाएंगे ऊपर। माइनस का मतलब जो है जो लिमिट से हल्की, मतलब जो है हल्की सी कम वैल्यू पर, ठीक है ना, 1 से हल्की कम वैल्यू पर हम क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे। तो x की वैल्यू जब 1 से कम है, मतलब लेस देन की अगर बात करें, लेस देन का मतलब क्या होता है, कम। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ पर दिया गया, तो इसके सामने फलन है आपका x+2। तो लेस देन के लिए जो फलन है यहाँ पर वो आपका x+2 यानी LHL के लिए जो फलन है वो आपका x+2 है। अगर ग्रेटर देन की बात करें तो ग्रेटर देन x ग्रेटर देन यहाँ पर है, तो ये RHL के लिए फलन है। RHL के लिए क्या करते हैं, लिमिट से हल्की बड़ी वैल्यू पर हम जो फलन का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम LHL के लिए लेंगे तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो उसके सामने वाला फलन लेंगे x+2 और इसमें x के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो ये 1+2 कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। फिर हम RHL निकालते हैं और RHL निकालेंगे तो जो लिमिट है उससे हल्की बड़ी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे। वैसे तो यहाँ पर fx लिखा जाता है और उसके बाद हम फलन की वैल्यू लिखते हैं, ठीक, थोड़ा डायरेक्ट लगा रहे हैं। अब देखिए x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो फलन का मान कितना है भाई, बताइए आप, x-2 है। इसमें x के स्थान पर 1 पुट करोगे, 1-2 कितना आ जाएगा, बताइए, -1 आ जाएगा। आप देख रहे हो कि जो फलन की वैल्यू है दी गई लिमिट पर, जो फलन की वैल्यू है और LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो तो इक्वल है, बट RHL इक्वल नहीं, क्योंकि RHL में आपका -1 आ रहा है। और जब तक ये तीनों चीज़ें बराबर नहीं होती तब तक दी गई लिमिट पर फलन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो हम कहेंगे अतः x बराबर 1 पर fx क्या है, सतत नहीं है यानी असतत है, सतत नहीं है,
सतत नहीं होने का मतलब क्या है, असतत है फलन। ठीक है, आपको सांतत्य पर विचार करना था तो आप कहोगे फलन असतत है यानी सतत नहीं। बताइए क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया खा पाठ। देखिए अवकलन से भी क्वेश्चन आते हैं, कलन कैलकुलस से पूरे 44 अंक का आपका जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है। ठीक है, तो कलन को कायदे से तैयार कीजिए। देखिए अवकल समीकरण की अगर इसमें बात करें, देखिए x के सापेक्ष, इसके बाद अवकल समीकरण खा पाठ में दिए गए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। y इक्वल टू क्या दिया गया है, e की पावर सेक स्क्वायर x और प्लस 3 cos इनवर्स x और उसके बाद प्लस x की पावर x दिया गया है। बोला गया है कि फलन का आप क्या कीजिए भाई, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, है ना। तो अवकलन करेंगे भाई तो यह क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3 cos इनवर्स एक्स का करेंगे, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स की पावर एक्स का करेंगे। एक्स की पावर एक्स, देखिए इसमें फलन की पावर फलन है तो लॉग लेकर इसका हम अवकलन करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं अभी इसको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, पहले y बराबर एक्स की पावर एक्स मानोगे, फिर लॉग लोगे तो ये लॉग y इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए पावर आगे आ जाती है, x लॉग x हो जाएगा, अवकलन करोगे log y का 1/y का y हो जाएगा, और y का अगेन करोगे तो dy/dx हो जाएगा। अलग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे, x छूट जाएगा, फर्स्ट फलन log x का 1/x हो जाएगा, प्लस log x आपका छूट जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से dy/dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी, y उधर गुणे में चला जाएगा, यहाँ 1 प्लस कितना बच जाएगा भाई log x, y किसके बराबर था, x की पावर x के, तो x की पावर x 1 प्लस कितना आ जाता है log x, यानी x की पावर x का जब अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है x की पावर x 1 प्लस log x। ये वैल्यू आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखनी पड़ेगी, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए e की पावर सेक स्क्वायर x का करोगे तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो e की पावर सेक स्क्वायर x का e की पावर सेक स्क्वायर x ही पहले रहेगा, फिर जो x के स्थान पर है, x के स्थान पर क्या है भाई सेक स्क्वायर x, इसका अगेन करेंगे प्लस, देखिए इसमें 3 आपका अचर पद वो बाहर आ जाएगा, और cos इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x की पावर x का अभी मैंने आपको अवकलन करके दिखाया कितना होता है x की पावर x 1 प्लस log x। वैसे तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आपको याद ही होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू e की पावर सेक स्क्वायर एक्स, और देखिए जब सेक स्क्वायर एक्स का करोगे तो 2 सेक एक्स हो जाएगा, पावर आगे आती है, फिर सेक एक्स का अगेन करोगे तो कितना हो जाएगा सेक एक्स इंटू में tan x, क्योंकि सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू में tan x, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बात करें, देखिए माइनस प्लस का गुणा माइनस 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर एक्स ब्रेकेट में 1 प्लस कितना हो जाएगा log x। अब ये आपका हो गया dy/dx इक्वल टू, देखिए 2 सेक एक्स का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan x इंटू में e की पावर भाई सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस का 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर x 1 प्लस log x। अगर ऐसा पेपर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो भाई बल्ले बल्ले हो जाए। अवकलन करना था, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो ये 6 के हमारे 2 पार्ट जो है सॉल्व हो गए, 5-5 नंबर वाले। अब 6 के गा पार्ट को देखते हैं, है ना, इसको रफ कर देते हैं। और देखिए भाई क्लास को अंत तक किया करें आप सभी लोग, क्लास को आधी अधूरी करोगे तो आधा अधूरा नॉलेज होगा, ठीक। एक 2 अनसॉल्व पेपर हल कर लिए, बस उसी में आप जो है एकदम ओवर कॉन्फिडेंस होने लगते हो। देखिए जब तक आप 7 सेट, 1 साल के कम से कम 7 सेट तो हल कीजिए भाई। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम नहीं बोर हो रहे हैं, और आपको बोर्ड एग्जाम देना है। अगर आप बोर होंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो क्लास अगर देखने आए तो पूरी क्लास को अंत तक जरूर करें। चलिए भाई बात करते हैं गा पार्ट की। गा पार्ट में अवकल समीकरण का क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें लिखा है एक्स वाई dy/dx। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराया है, और इक्वल टू आपको दिया गया है x+2 और कितना दिया गया y+2। मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी आएगा 5 नंबर में आएगा। और यहाँ पर साथ में एक बिंदु दिया गया भाई, बिंदु दिया गया 1, -1 से गुजरने वाले वक्र को ज्ञात कीजिए। चलिए वक्र का समीकरण हमें निकालना गुजरने वाले, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा था x वालों को एक तरफ करते हैं, y वालों को एक तरफ। तो यहाँ पर देखिए dy को रोक लेंगे, ठीक है, और इधर y को रोक लेंगे।
अब बात कीजिए यहाँ पर y+2 को ले आएंगे बटे में, y+2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कितना बचा, x+2 बचा, ठीक। और ये x आपका गुणे वाला इधर आ जाएगा बटे में, और इनटू में इस dx को ले आएंगे इधर, फिर समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों का। याद है जो मैंने आपको टाइप बताया था, समाकलन करने पर x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ करने पर उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो हो जाएगा y अपान में y+2 का y के रिस्पेक्ट में समाकलन, और इसको अलग अलग कर लेंगे, x अपान x dx अलग हो जाएगा, और +2 अपान में x dx अलग हो जाएगा। मैंने अलग अलग कर लिया, x के अपान में x कर लिया एक बार, 2 के अपान में x अलग अलग करके समाकलन कर लेंगे। देखिए y+2 का करने के लिए एक बार 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 को घटाना पड़ेगा। तो जब y+2 अपान में y+2 dy अलग कर लेंगे और -2 अपान में y+2 dy अलग कर लेंगे, इक्वल टू, देखिए x इसे x कैंसिल हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपान x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y+2 से y+2 कैंसिल हो जाएगा, dy का समाकलन y हो जाएगा, -2 आपका अचर पद बाहर हो जाएगा, 1 अपान y+2 का समाकलन log y+2 हो जाएगा। ओके, देखिए dx का समाकलन x हो जाएगा, +2 हो गया बाहर, 1 अपान x का समाकलन log x हो जाएगा, और प्लस c जोड़ देंगे हम। तो इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पर इस अवकल समीकरण का हल मिल चुका है, लेकिन बिंदु दिया गया है, ठीक है। बिंदु क्या दिया गया है, 1, -1। तो लिखेंगे x बराबर 1, बिंदु में x अक्ष का निर्देशांक 1, और y बराबर कितना दिया गया, -1। इसी समीकरण में रखेंगे, और रखने पर क्या निकालते हैं, c का मान निकालते हैं भाई। तो ये y के स्थान पर रखा भाई -1 -2 log, y के स्थान पर -1 + 2, x के स्थान पर रख देंगे 1 + 2 log, x के स्थान पर 1 और प्लस का c। देखिए -1 हो गया, अब -2 log, यहाँ पर देखिए 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक। इक्वल टू, इधर आपका 1 बचा और 2 log 1, log 1 का मान 0 और 0 का गुणा 2 से हुआ 0 हो गया, और प्लस का c। तो यहाँ से अगर हम c का मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2, c का मान -2 मिल गया। इस c बराबर -2 को कहाँ पर रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे c का मान रखने पर, क्या करने पर भाई, c का मान रखने पर बस आपको ये समीकरण मिल जाएगी। चलिए भाई c का मान रख देते हैं। तो समीकरण में जो आया था y माइनस कितना आया था, 2 log y+2 है ना, इक्वल टू x + 2 log x है ना, और प्लस c की वैल्यू कितनी है भाई, -2 आई है, तो -2 मैंने रख दिया। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं भाई। अब क्या करेंगे, देखिए ये हो गया y है ना, और एक काम करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो उधर पहले से आपका x है, ये उधर जाएगा, प्लस का 2 log कितना हो जाएगा, y+2 हो जाएगा, और प्लस का 2 log x पहले से है -2। क्या करेंगे, इस x को इधर ले आएंगे, तो ये y - x हो जाएगा, और इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा log y+2, और इनटू में x हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ, यहाँ इसमें मैंने 2 कॉमन लिया, तो ये log m + log n का फार्मूला बन गया। क्या होता है, log mn, इसलिए इन दोनों को गुणे में लिख दिया, और इसमें से 2 कॉमन लिया तो 1 हो गया। तो ये आपका हो गया y - x इक्वल टू, देखिए जो आगे log में 2 अचर राशि होती है वो आपके फलन के ऊपर जाती है, इसको लिख सकते हैं log x और y+2 की होल पावर कितना भाई, 2 और माइनस का 1। ये लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज पावर आगे आ जाती है। अब बस इतना ही रह लेने दीजिए, और ये आपकी अवकल समीकरण हल हो चुकी। जितना हल हो सकता था मैंने हल कर दिया, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था अवकल समीकरण का। इस टाइप को बिल्कुल मत छोड़िए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका रैखिक समीकरण वाला आपका अवकल समीकरण को हल करना आता है, वैसे ये भी आता है। घ नंबर देखिए, प्रायिकता का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 5 नंबर में पूछा गया, किसी प्रश्न को 3 छात्रों A, B, C के हल करने की प्रायिकता दी गई है। मतलब एक छात्र है A, जिसके संभावना दी गई, प्रोबेबिलिटी दी गई है, ठीक। प्रायिकता A के हल करने की प्रायिकता कितनी दी गई बताइए, 3/10 दी गई। तो अगर हमें निकालना हो कि A के ना हल करने की प्रायिकता, तो 1 माइनस हल करने की प्रायिकता यानी 3/10, 10 से कम 10 से 3 जाएगा 7/10। समझ रहे हो ना।
किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। तो अगर घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/10 दी गई है तो घटना के ना घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस घटने की प्रायिकता 7/10 आ गई, ठीक है ना। इसको PA बार से लिख दिया मैंने। फिर घटना B के घटित होने की प्रायिकता, आप चाहो तो हिंदी में पूरा लिख सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो घटना B के घटित होने की प्रायिकता 1/5 है, ठीक है ना। तो घटना B के ना घटित होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 1/5, 5 एकम 5 यानी 4/5 आ जाएगी। घटना एक C है, इसके घटित होने की प्रायिकता कितनी दी गई है? मतलब हल करने की प्रायिकता कितनी दी गई है? हल करने की प्रायिकता का मतलब घटित होने की प्रायिकता 1/10। तो घटना C के ना घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस 1/10, 10 एकम 10 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9/10। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब इन्होंने कहा कि प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता, मतलब घटना के घटित हो जाने की प्रायिकता। तो घटना के घटित हो जाने की प्रायिकता, तीनों की घटना के घटित हो जाने की प्रायिकता का मतलब ये है कि 1 माइनस तीनों के ना घटित हो जाने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, एकदम क्लास 10th बेस क्वेश्चन था। बराबर 1 माइनस तीनों के न हल होने की प्रायिकता। तो पहले के न हल होने की प्रायिकता 7/10 गुणे दूसरे की 4/5, तीसरे की 9/10, ठीक है ना। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखिए 2 दूनी 4, 2 पंची 10, है ना। 2 एकम 2, 2 पंची 10। ये आपका आ गया 1 माइनस 7 और 9 63 हो जाएगा, और बट्टे में 5, 5, 5 का गुणा 125 हो जाएगा। 125 एकम 125, 125 से हम 63 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई? 62 बचेगा। कितना बचेगा? 62, और बटे में 125। तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस तीनों के ना हल होने की प्रायिकताओं का गुणनफल। ये मैंने आपको हल करके दिखा दिया। 62 बटे कितना आ गया? 125। और हमेशा याद रखना कि प्रायिकता का जो मान होता है वो सदैव 1 से कम ही होता है, ठीक है ना। चलिए ये था आपका 6वें का घ पार्ट। अब हम बढ़ते हैं अंगा पार्ट की ओर, जो कि रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व करना है। और मैंने कई बार बता भी दिया है कि रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जो रैखिक प्रोग्रामन की समस्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, अगर आपने पाँचों प्रश्न देख लिए तो मतलब आपको 5 टाइप तैयार हो गए। और 5 नंबर वाले अगर 5 टाइप तैयार हो गए तो बोर्ड एग्जाम में 3 टाइप कहीं नहीं गए भाई, आना ही आना है। 8 नंबर वाले आपने यहाँ पर मान लीजिए 4 से 6 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, तो पक्का उसमें से 3 प्रश्न आने हैं उस टाइप के, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूँ क्लास को देखा करो, बार बार बोर मत हुआ करो। अंगा पार्ट, अंगा पार्ट में ये दिया गया है कि z इक्वल टू दिया गया है 4x प्लस कितना दिया गया? y। इसका अधिकतमीकरण निकालना है। और यहाँ पर देखिए असमीकरण दी गई हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, और दिया गया है 3x प्लस वाई, उसके बाद लेस देन इक्वल टू 90। फिर आगे दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए मैं आपको पूरा लिख के नहीं बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको कहा था इसमें ग्राफ बनता है, ग्राफ को ही अच्छे से समझ लो, बाकी कुछ नहीं इसमें। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो असमीकरण दी होती हैं इनको रैखिक समीकरण में बदलते हैं। तो ये बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 50, और दूसरी दी गई है 3x प्लस वाई बराबर 90। इसको लिखेंगे मतलब लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह हटा करके पहले बराबर लगाते हैं। तो ये मैंने पहला स्टेप किया। यहाँ पर देखिए घटाएंगे, समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे, x से 3x जाएगा माइनस का 2x बचेगा, y से y जाएगा 0 हो जाएगा, 50 से 90 जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 20 गुणे 2 बराबर 40 होता नहीं, x का मान 20 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा एक काम तो हम गलत कर रहे हैं, मैं समीकरण को अभी ही हल कर ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो हल नहीं करना चाहिए था, पहले समीकरण के रूप में बदल कर बिंदु ज्ञात करने चाहिए थे। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं, बिंदु निकाल लेते हैं, प्रतिच्छेद करेंगे अगर तब हम ये करेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दबाजी में काम हो गया है। सबसे पहले x प्लस वाई बराबर हम 50 लिख कर क्या करते हैं, बिंदु ज्ञात करते हैं। बिंदु ज्ञात करने के लिए यहाँ पर x लिखते हैं, y लिखते हैं, ठीक। ये काम अभी बाद में करना पड़ेगा तो करेंगे, नहीं करना पड़ेगा तो नहीं करेंगे। x का मान हम रखेंगे 0 तो y का मान 50 आ जाएगा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 50 आ जाएगा। ये बिंदु देखिए आप किसी तरीके से भी निकालिए, ऐसे बिंदु निकालिए जिनको आप ग्राफ पर प्रदर्शित कर पाइए, सीधी सी बात। फिर जो दूसरी समीकरण दी गई है, दूसरी असमीकरण दी गई है, वो क्या दी गई है,
3x प्लस वाई बराबर 90। ठीक, इसके लिए भी हम यहाँ पर एक खाना बनाएंगे जिसमें हम बिंदु निकालेंगे। तो देखिए भाई, अगर x का मान हम कितना रख दें, देखिए 50 तक मैक्सिमम गया है, अगर x का मान आप 10 रख दें, ध्यान दीजिएगा, या 10 ना रखें, x का मान 0 रख दें, तो y का मान कितना आ जाएगा बताइए। x का मान 0 रखेंगे, पूरा 0, y बराबर आ गया 90। और अगर y का मान हमने 0 रख दिया तो x का मान 30, 3 90 मतलब 30 आ जाएगा। एक बिंदु यहाँ पर आपको मिला 0,50 और 50,0, पहले x पर फिर y पर, और इस रेखा से आपको एक बिंदु मिला 0,90 और 30,0। देखिए मैक्सिमम जो संख्या गई है वो 90 तक गई है, 50 है, मैक्सिमम जो संख्या गई वो 90 तक गई है। तो हम क्या करेंगे, 20-20 के अंतराल पर खाने बना लेंगे, ठीक है ना, या 10-10 पर बना लीजिए भाई, आपकी इच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, मतलब ये 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 60 70 80 90। इसी तरीके से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अगर आपको दिखाई देने में कोई दिक्कत है भाई तो आप स्क्रीन को टेढ़ा कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, ज़्यादा भारी बनाएंगे तो फिर आएगा नहीं। अब देखिए एक बिंदु मिला है 0,50, 0 का मतलब x अक्ष पर कुछ नहीं, चलो y पर 50 चलो, 0,50 यहाँ मिल जाएगा। फिर 50,0 नीचे आपको x अक्ष पर मिलेगा 50,0, और इन बिंदुओं को आप पटरी से मिला दोगे, ठीक है ना। साथ ही में ये भी देखना है कि इसके द्वारा जो क्षेत्रफल होगा वो अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा। इसके लिए हम मूल बिंदु को चेक करते हैं, इस पर रखकर क्या करते हैं, हम देखते हैं जो यह समीकरण दी गई, देखो यहाँ पर समीकरण दी गई थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। इसमें x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 0 रखते हैं। तो जब x के स्थान पर 0 रखेंगे और y के स्थान पर 0 लिखेंगे तो 0 लेस देन 50 मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो कंडीशन आती है, जब हम 0,0 समीकरण में रखते हैं तो जो कंडीशन निकल के आती है सत्य है क्या, सत्य है। तो ये कंडीशन आप देख रहे हो 50 जो है 0 से बड़ा, यानी ये कंडीशन सत्य है। और सत्य होने का मतलब कि इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्रफल गिरेगा वो इधर अंदर की ओर गिरेगा, मतलब मूल बिंदु इसमें शामिल है इसके क्षेत्रफल में, इसलिए अंदर की ओर ऐसे गिरेगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर इसी तरीके से जो दूसरी आसमिका थी, इसके बिंदु मिले 0,90 और 30,0। 0,90 की बात करें तो यहाँ पर होगा भाई, और 30,0 की बात करें तो 30,0 यहाँ पर होगा। इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे भाई, पटरी से मिला लेंगे और इसके द्वारा भी घिरा क्षेत्रफल देखेंगे। तो देखिए इस असमिका में भी 0 और 0 पुट करेंगे, मतलब x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0। ये चेक करेंगे कि ये बिंदु इसके क्षेत्रफल में शामिल कि नहीं शामिल होगा तो बाहर की ओर खींच देंगे एरिया। तो यहाँ पर देखिए x 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे, तो 0 लेस देन 90 यहाँ पर भी आएगा। तो 90 0 से बड़ा है, ऐसा कंडीशन सत्य है। इसका मतलब इसके द्वारा जो क्षेत्रफल होगा वो भी अंदर की ओर होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ ऐसे से आप रेखाएं ऐसे से खींचोगे तो यहाँ से रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ऐसे ये रेखाएं क्रॉस करेंगी, ठीक। मतलब ये इतना एरिया होगा, ये इतना अभीष्ट एरिया होगा जो कि दोनों असमिकाओं के द्वारा घिरा अभीष्ट एरिया होगा। अब ये जो एरिया गिर रहा है इसमें कितने कोणीय बिंदु पड़े हैं, एक इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु पड़ रहा है, एक मूल बिंदु पड़ा है, एक 0,50 पड़ा है, 30,0 पड़ा है। इस तरीके से 4 बिंदु पड़े हैं। इन 4 कोणीय बिंदुओं पर आपको z का अधिकतमीकरण निकालना है, सीधी सी बात। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रतिच्छेद बिंदु वो इन दोनों रेखाओं को हल करने पर प्राप्त होगा, तो वो तो हम पहले ही करने लगे थे, तो चलिए अब कर लेते हैं। x का मान 20 आ गया था हल करने पर, ठीक। तो y का मान कितना आ जाएगा, देखिए आप x के स्थान पर यहाँ 20 रखोगे तो y का मान आ जाएगा 50 माइनस 20 यानी 30 आ जाएगा। यानी जो आपका ये प्रतिच्छेद बिंदु आएगा निकल के, ये 20 का मान कितना निकल के आएगा 30, y का मान 30। तो 4 कोणीय बिंदु मिल गए। अब इसके बाद आप क्या करते हो, अगले स्टेप में यहाँ पर एक सारणी बनाते हो, सभी लोग है ना, ये तो करते हो। यहाँ पर क्या लिखते हो, एक कॉलम में लिखते हो कोणीय बिंदु, क्या लिखते हो, कोणीय बिंदु लिखते हो, और एक कॉलम में आप क्या लिखते हो, z का मान, z बराबर कितना दिया गया है 4x प्लस वाई का मान। अब जैसे अधिकतमीकरण पूछा गया है तो जो 4 कोणीय बिंदु हैं कौन कौन से हैं, पहला आपका है 0,50, इस पर हम z का मान निकालेंगे, x का मान 0 और y का मान 50 रखेंगे तो हमें 50 ही मिलेगा, क्योंकि 0 रखेंगे 4 गुणे 0 0 हो जाएगा। फिर अगला हमारा मूल बिंदु 0,0, तो z का मान कितना मिलेगा 0 प्लस 0 आ जाएगा।
फिर तीसरा बिंदु है 20, 30, यानी x के स्थान पर 20, 20 चौको 80 और 80 और 30 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट हमारा है 30, चौथा जो कोनी बिंदु 30, 0, जेड मतलब x के स्थान पर 30 और y के स्थान पर 0, 30 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा 120। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में अधिकतमीकरण बोला गया था, तो अधिकतमीकरण के लिए अगर हम देखें तो अधिकतमीकरण का मतलब अधिकतम मान कितना है 120 है कि नहीं 120 है, तो जो बिंदु होगा वो कितना होगा 30, 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लिखोगे कि 30, 0 पर जो जेड का मान है वो अधिकतम है, बस यही आपका आंसर। अगर कोई समझने में दिक्कत हो तो एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले दी गई असमीकरणों को रेखिक समीकरण में बदलते हैं, उसके बाद बिंदु ज्ञात करते हैं, उसके बाद ग्राफ में उन रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि मूल बिंदु उसके क्षेत्र में शामिल है कि नहीं शामिल है, मतलब उस असमीकरण में x बराबर 0 y बराबर 0 रखते हैं। और अगर कंडीशन सत्य निकल के आती है, जैसे यहाँ पर कंडीशन निकल के आई कि 0 लेस देन 50, 50 जो है 0 से बड़ा है तो सत्य है। अगर निकल के आता है 0 ग्रेटर देन 50, 0 50 से बड़ा तो असत्य है ना, तो एरिया उधर बाहर की ओर कर देते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से हम अभीष्ट एरिया निकालते हैं और उनके कोणीय बिंदु निकालते हैं, उन कोणीय बिंदुओं पर जेड का मान निकालते हैं। जिस भी बिंदु पर अधिकतम मान होता है उससे अधिकतमीकरण, और अगर न्यूनतम है तो न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण बोलेगा तो न्यूनतम वाला मान देखेंगे, सीधी सी बात। क्लियर है? चलिए, अब रैखिक प्रोग्रामन की समस्या में कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं इस प्रश्न 6वें प्रश्न के चा पार्ट की ओर। इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 8 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन 5 नंबर से नीचे नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो ये तरीका अपने आप जान लीजिए, बाकी जो है क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर ले जाओगे। चलिए बढ़ते हैं भाई, बिना समय को लॉस किए हुए 6वें के चा पार्ट की ओर। हालांकि तुमको 5 ही खंड करने रहते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर आपको सारे खंड करके दिखाते हैं कि नॉलेज आपको सारे प्रश्नों का हो जाए। यहाँ पर देखिए वक्र दिया गया है x = a sin क्यूब टी और y = आपको दिया गया है b cos क्यूब टी। ठीक, बोला गया है कि एक बिंदु जहां आपको t का मान दिया गया π/2, कितना दिया गया π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए। देखिए, आपको बिंदु दिया गया है, x और y के मान दिया गया है और बोला गया स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो स्पर्श रेखा का भैया समीकरण होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है आपका y माइनस का y1 बराबर का dy/dx। dy/dx क्या होती है? स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, और फिर ब्रैकेट में x माइनस x1 होता है। ओके, तो मतलब बिंदु चाहिए हमें x1 y1 जो कि दिया गया है, ये आपका x1 ये y1, ये बिंदु दिया गया है। लेकिन इस बिंदु पर आपको t बराबर π/4 रखकर स्पर्श रेखा की पहले प्रवणता निकालनी है। प्रवणता निकालने के लिए इन प्राचल समीकरणों का हमें अवकलन करना पड़ेगा। जो पहली समीकरण दी गई x = a sin क्यूब t, इसका हम क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो हमें मिलेगा भैया dx अपान में dt = a, और साइन क्यूब t का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का अगेन करेंगे कॉस टी। फिर हम डी वाई का करेंगे, तो y = हमें समीकरण दी गई b cos क्यूब टी, इसका अवकलन करेंगे तो dy/dt = b, और cos क्यूब टी का 3 cos स्क्वायर टी, मतलब 3 पावर आगे आ जाती है, और आगे से एक जो पावर होती है वो कम पड़ जाती है। ठीक है ना, तो स्क्वायर टी हो गया, और cos टी का अगेन करेंगे तो साइन टी हो जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि cos टी का अवकलन माइनस का साइन टी होता है। अब इसको समीकरण 2 मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और समीकरण 2 डिवाइड बाई 1 से, तभी तो dy ऊपर आएगा, तो dy/dt हो जाएगा, और अपान में dx अपान में dt हो जाएगा। dy/dt की वैल्यू -b गुणे 3 cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी, है ना। देखते रहिएगा भाई ध्यान से। dx/dt की बात करें तो हो जाएगा a गुणे 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में cos टी। देखिए यहाँ पर आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यानी dy/dt की जो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का b अपान a और कॉस अपान साइन बचेगा। ठीक, यानी कॉट t बच जाएगा। ठीक है ना। आपको इसी प्रवणता यानी dy/dx की वैल्यू निकालना है, किस बिंदु पर? t = π/2 पर निकालना है। तो चलिए देखते हैं, ये आपका आ जाएगा -b/a और कॉट, जहाँ पर t है t के स्थान पर हमें π/2 रखना है, तो कॉट π/2 का मतलब कॉट 90,
और कॉट 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो इस तरीके से जो स्पर्श रेखा की परवरता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती। अब लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। हमको क्या निकालना था, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना था। तो मैंने आपको अभी सूत्र बताया, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 की वैल्यू आपको दी गई b cos क्यूब टी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता, और x माइनस x1 की वैल्यू दी गई है a साइन क्यूब टी। तो y माइनस बी कॉस क्यूब टी इक्वल टू स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है, तो 0 का गुणा x माइनस a साइन क्यूब टी से हो जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो y माइनस बी कॉस क्यूब टी बराबर 0 आ जाएगा। और जो ये समीकरण बची है यही क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की भाई प्रवणता हो जाएगी। इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं, स्पर्श रेखा की समीकरण हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें और कुछ किया भी तो नहीं जा सकता है, बी कॉस क्यूब टी। ठीक, बताइए ये 5 नंबर वाले सारे प्रश्न आपके इस सेट के सॉल्व होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं समझ में आ गई? उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम आव्यूह का पार्ट आपको बता देते हैं। मैंने कई बार आपको करा दिया है ना, और मैंने इसकी अलग से 2 बार क्लासें प्रोवाइड भी की हैं। रैखिक समीकरण निकाय को हल करना बार बार प्रश्न पत्र में आ रहा है, बार बार तो आपको नहीं बताया जा सकता है। इसके पहले मैंने 2-3 सेट हल कराए, उसमें देख लीजिए कई बार मैंने बताया हुआ है। मैंने आपको समझा रहा हूँ, फिर एक बार पुनः आप लोग लगा के इसका पहले की तरीके, जैसे मैं पहले आपको सेट में कई बार पूछ चुका हूँ कि आंसर हमें बताइएगा XYZ का मान, वैसे इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। मैं प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 दिया गया है। दूसरी समीकरण दी गई है x माइनस वाई और प्लस जेड बराबर 2 दिया गया है, और 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 दिया गया है। इन असमीकरणों को आपको हल करना है। ठीक, असमीकरणों को हल करने के लिए हम ax बराबर b लिखते हैं। ठीक, जहाँ a जो होता है इनके गुणांकों से निर्मित आव्यूह होता है। x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1 है। इसी प्रकार x का गुणांक 1, y का गुणांक -1, z का गुणांक 1। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, x का गुणांक 2, y का गुणांक 1 और z का गुणांक -1। a आव्यूह का मान निकल के आ जाता है, और जो x आव्यूह का निकल के आता है वो x, y, z इनके चरों से निर्मित आव्यूह होता है, स्तंभ आव्यूह, है ना। तो इस तरीके से x का मान निकल के आ जाता है। और जो b आव्यूह होता है वो राइट हैंड साइड में उपस्थित एलिमेंटों से निर्मित आव्यूह होता है, 2, 8, 2, 1। इस तरीके से आप a आव्यूह का मान, है ना, और x का मान और b का मान निकाल लेते हो और इस समीकरण में रख देते हो। फिर आप दिए गए आव्यूह का a इनवर्स फाइंड करते हो। a इनवर्स का सूत्र होता है 1/mod a एडजॉइंट a। ठीक, और उसके बाद जो है जब ये समीकरण लगाते हो x इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स का मान रखते हो और b आव्यूह का मान रख के मल्टीप्लाई करते हो, तो तुलना करने पर x y z का मान आ जाता है। मैंने तो यहाँ तक कि आपको ये भी बता दिया है कि जो x y z का मान आता है वो इस समीकरण में रख के आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही अथवा गलत है। तो आज का होमवर्क इस क्लास का यही है कि आप सभी लोग इस असमीका को हल कीजिए। ठीक, और हल करके इसका आंसर अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता रहे हो तो हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। ठीक है ना। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्लेलिस्ट मैंने बनाई उसमें जाइएगा। आपको रैखिक असमीका को, मैंने ये रैखिक समीकरण निकाय को हल करना बताया है, उसको आप देखिएगा। उसके बाद इसे लगाकर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर हमें ज़रूर बताइए। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि ये प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है 8 नंबर में, तो इसको क्यों ना भी से आप तैयार कर लें। ठीक है ना, आपके लिए बेहतर होगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम केवल 8 नंबर वाले जो प्रश्न रह गए हैं उनको बता देंगे। ठीक है ना, क्योंकि 8 नंबर वाले प्रश्न इस क्लास में शामिल करेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक, और ये हम चाहते नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में ये सेट आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे सेट नंबर 4 को सॉल्व कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।